हाय स्टूडेंट, आई एम वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला पटना। यहाँ पे आप जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, हमें अलग अलग स्प्रिंग पेंडुलम दिया हुआ है और सभी केसों में पूछा जा रहा है टाइम पीरियड कितना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं नीट और मेंस में। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ऐसे तो आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ भी चुके हैं क्लास में। जो लड़के नहीं पढ़े हैं वो क्लास ज्वाइन करेंगे जब कोविड के बाद क्लास ओपन होगा, है ना। तो इस सभी केस में हमारा टाइम पीरियड कितना होगा ये मैं लिख चुका हूँ, है ना। थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, इसको आप याद रखेंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रोल अदा करेगा एग्जाम हॉल में, है ना। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उससे एक मास एम अटैच है और इसका पूछा जा रहा है हमें टाइम पीरियड कितना होगा। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड हो रहा है बाबू, टी इक्वल टू 2πm/k, जो कि सिंपल स्प्रिंग पेंडुलम होता है, वही टाइम पीरियड m/k हो गया। लेकिन जब इसी स्प्रिंग को हम यहाँ अटैच ऐसे कर दिए हैं तो देखेंगे आप टाइम पीरियड यहाँ पे चेंज हो गया है, 2π/4m/k हो गया है। उसी प्रकार बाबू एनदर उसके बगल वाले आप फिगर में देखेंगे, यदि स्प्रिंग को हम वैसे लगा दिए हैं तो टाइम पीरियड आप उसके नीचे हम लिखें 2π/m/4k हो गया है। और ठीक बगल वाले आप जैसे पेंडुलम में देख रहे हैं कि एक नीचे ब्लॉक है और दो स्प्रिंग से वो अटैच है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है। वहां पे जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं m/4 इंटू में k1 प्लस k2 अपॉन में k1 इंटू k2 अपॉन ऊपर में क्या है बाबू k1 प्लस k2 नीचे। तो लास्ट वाला फिगर का टाइम पीरियड क्या हुआ बाबू, टी इक्वल टू 2πm/4 k1 प्लस k2 अपॉन में k1 इंटू k2। उसका एक फॉर्मूला हम नीचे भी लिख देंगे, आपको क्लियर दिख रहा होगा फिगर में, है ना। याद रखेंगे m/4 है, इंटू में क्या है k1 प्लस k2 अपॉन k1 इंटू k2। एक और फिगर है जो कि हम बता रहा हूं उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है ना। इस फिगर में आप देखेंगे एक ये बॉडी रोल कर रहा है स्प्रिंग के थ्रू, है ना, प्योर रोलिंग मोशन को शो कर रहा है ना। और एक बात और यहाँ पे याद रखेंगे, ये डिस्क भी हो सकता है, ये रिंग भी हो सकता है, ये सिलेंडर भी हो सकता है, ये स्फीयर भी हो सकता है, जिसका अपना एक मास दिया रहेगा, उसका अपना एक रेडियस दिया रहेगा। और जिस स्प्रिंग से उसको हम अटैच किए हैं उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये प्योर रोलिंग मोशन को शो कर रहा है इस सरफेस के थ्रू। तो इस का जो टाइम पीरियड होगा बाबू 2π/m, जहां m क्या है, ये जो भी बॉडी दिया रहेगा, रिंग दिया रहेगा, डिस्क दिया रहेगा, स्फीयर दिया रहेगा, सिलेंडर दिया रहेगा, उसका मास है, प्लस आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ये सब कोई समझता है। आई यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट का। आर क्या है, बॉडी का रेडियस है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसका टाइम पीरियड निकल जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन नीट आपसे पूछते रहता है ना। तो ये फॉर्मूला आप रिमेंबर रखेंगे। कुछ और फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। इस फिगर में क्या है बाबू, एक रिजिड बॉडी है। इस फिगर में क्या है, एक रिजिड बॉडी है ना। इस पॉइंट पी से ये पिवोट किया गया है, माने कि उस पिवोट के मतलब क्या, उस पॉइंट से उसको अटैच किया हुआ है ना। और इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है उस पॉइंट से वो कितना है, h है। तो इस और ये जो बॉडी है बाबू, ये वर्टिकली क्या कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है। ये ऑस्किलेट इन द वर्टिकली प्लेन में, यानी वर्टिकली क्या कर रहा है बाबू, ऑस्किलेट कर रहा है, एक वर्टिकल प्लेन में ही ऑस्किलेट कर रहा है ना। ये एक रिजिड बॉडी है। कोई भी रिजिड बॉडी यहाँ पे हो सकता है, रॉड हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, रिंग हो सकता है, कोई भी एक रिजिड बॉडी है। इस पॉइंट से पिवोट किया गया है, मतलब पॉइंट से वो अटैच किया गया है, कसा गया है यहाँ पॉइंट पी से। और उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उस पॉइंट से वो कितना डिस्टेंस पे है बाबू, h डिस्टेंस पे। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा बाबू, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2πI/mgh हो जाएगा, जहां h क्या है, पिवोटेड पॉइंट टू सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो। एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे एक दिया हूं, देखेंगे बोर्ड पे एक रॉड आपको दिया हुआ है ना। एक लॉन्ग रॉड है जिसका लेंथ L है, उसका सेंटर ऑफ मास ये सेंटर पे होता है, सब कोई जानता है रॉड का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है, L/2 पे लाइज करता है। इस इंड पॉइंट से ये पिवोटेड है। तो पूछ रहा है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ये वर्टिकली प्लेन में ऑस्किलेट कर रहा है। तो इसके टाइम पीरियड के लिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, T इक्वल टू 2πI/mgh। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बाबू h जो होगा L/2 होगा, क्योंकि h यहाँ सेंटर ऑफ मास से पिवोटेड पॉइंट का डिस्टेंस होता है, तो L/2 हो गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 1/3 ml² होता है। जब एक्सिस वायर के इंड से जब पास करता है ना तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/3 ml², है ना। और जब सेंटर से एक्सिस पास करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² होता है। रॉड के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो इंड से पास कर रहा है एक्सिस, यहाँ से पिवोटेड पॉइंट से एक्सिस पास कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 1/3 ml² हो जाएगा। ये दोनों चीज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो देखेंगे पुट करके हम आंसर ला रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम बाबू क्या करेंगे, h का वैल्यू यहाँ L/2 पुट किए हैं ना, और I का वैल्यू 1/3 ml² पुट किए, तो हमारा कट पुट के आंसर कितना आ गया, 12/3g, 2π/12/3g। तो इसका टाइम पीरियड जो हुआ 12/3g हुआ। एक एग्जाम्पल और इसका हम बता रहे हैं, वो भी अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक बाबू रिंग है,
जो कि आपको वर्टिकली ऐसे ऑस्किलेट कर रहा है ना, इस रिंग का रेडियस r है, इसका मास m है, पॉइंट P से पिवोटेड है ना। पॉइंट P जहाँ जिस पॉइंट से पिवोटेड है उसका सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस दिया वो r दिया, अर्थात रिंग का रेडियस है ना। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, है ना। किसी भी पॉइंट से जब पिवोटेड है बाबू, कोई भी एक रिजिड बॉडी किसी पॉइंट से पिवोटेड है और वो ऑस्किलेट कर रहा है वर्टिकली प्लेन में, तो टाइम पीरियड जो होता है बाबू, अभी हम बताए 2 पाई रूट के अंडर क्या होता है, I/mgh। यहाँ पे बाबू देखो, एक एक्सिस तो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करता है, और अकॉर्डिंग टू बाबू थ्योरी कहता है कि थ्योरी क्या कहता है बाबू, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से एनी हाउ किसी भी हाल में एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, और एक जो एक्सिस है बाबू यहां से पास करा अकॉर्डिंग टू आपको क्वेश्चंस कि पॉइंट पी से पिवोटेड है, मतलब कि एक एक्सिस तो यहां से पास कर रहा है और एक एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास से एनी हाउ पास करता है। तो एक एक्सिस मान लो ऐसे पास कर रहा है और एक एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एक एक्सिस ऐसे पास कर रहा है और एक एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं। दिन दोनों पैरेलल के बीच का डिस्टेंस क्या है, r। तो यहाँ पे हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है आप लोग को मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू आर का स्क्वायर। किसी भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर। तो m इंटू आर का स्क्वायर लिख देंगे प्लस m इंटू आर क्या है ये बाबू, ये जो आर होता है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है सेपरेशन, उस डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो एक एक्सिस यहां से पास का, एक एक्सिस यहां से पास का, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है, तो ये भी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2mr स्क्वायर। और जो आर देखो बाबू, एच जो होता है क्या होता है, सेंटर ऑफ मास से पिवोटेड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तब पिवोटेड पॉइंट पी और सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस है आर, अर्थात एच का वैल्यू क्या है यहाँ पे आर। इन दोनों चीज को, आई के वैल्यू को एच के वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी टाइम पीरियड कैलकुलेट्स हो जाएगा, है ना। तो जब हम दोनों वैल्यू के यहाँ पे पुट करेंगे बाबू, आई का वैल्यू हम पुट कर देंगे 2mr स्क्वायर, एम जी लिख दिए, एच का वैल्यू यहाँ पे आर पुट करते, तो हमारा जो टाइम पीरियड आया इस केस में कितना आ गया, 2 पाई इंटू 2r/g। तो ये रिंग का हुआ, उसी बार आप डिस्क का भी लेके निकाल सकते हो, है ना। डिस्क का जो आएगा बाबू वो आएगा 2 पाई इंटू रूट के अंदर 3/2g, है ना। एक यहाँ फिगर आप देख रहे हैं बाबू, एक बावेल दिया है, बावेल का मतलब कटोरा होता है, कटोरा में एक बॉल रखा गया है, कटोरा का जो रेडियस है कैपिटल आर है, बॉल का जो रेडियस है स्मॉल आर है ना, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। तो पूछ रहा है कि ये बॉल इसमें क्या कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे ऑस्किलेट कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है इसमें टाइम पीरियड कितना होगा, उसके लिए आप रिमेंबर रखेंगे फॉर्मूला याद हम, है ना। टाइम पीरियड यहाँ जो होगा 2 पाई रूट के अंडर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा ना। ये सब रूट के अंडर है, याद रखेंगे सारा रूट के अंडर होंगे, है ना। तो कैपिटल आर मतलब कि बॉल का रेडियस, स्मॉल आर मतलब कि बॉल का रेडियस अपॉन में क्या, जी, इसका टाइम पीरियड निकल जाएगा। ये रिमेंबर रखेंगे फॉर्मूला। आप लोगों से कभी कभी एनर्जी भी पूछ दिया जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एनर्जी का ग्राफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत पूछा जाता है ना। जैसे कि आप फिगर में देखो, हम थोड़ा बहुत थ्योरी दे देते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम तो आपको शॉर्टकट क्वेश्चन बताने के प्रयास में थे, लेकिन थोड़ा बहुत थ्योरी यहाँ पे दे रहा हूँ, है ना। कि आप जो ग्राफ देख रहे हैं ना, इसमें जो अपवर्ड पाराबोला है, अपवर्ड पाराबोला वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये आप रिमेंबर रखेंगे। जो डाउनवर्ड पाराबोला है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये भी आप रिमेंबर रखेंगे। और ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हो पैरेलल टू जो एक्स एक्सिस है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू, टोटल एनर्जी को। और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, ये सबको मालूम होता है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, इसलिए उसका जो ग्राफ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है ना। इस पे अब आपको क्वेश्चन यहाँ पीछे देख रहे हैं, वहां पे ये क्वेश्चन आपको IIT 2003 में पूछा गया है बाबू। दो ग्राफ आपको दिया है, ऊपर एक फिगर दिया गया है, एक नीचे फिगर दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि कौन ऐसे ग्राफ है जो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो दिए हुए ग्राफ में कौन ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर, आप खुद देख के समझ लीजिए। अभी मैंने बताया कि जो अपवर्ड पाराबोला होता है वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ जो अपवर्ड पाराबोला है ये क्या है, आप लोग देखें इस फिगर में जो अपवर्ड पाराबोला है वो क्या है बाबू, ये है। आपको ये अपवर्ड देखेंगे, ये जो बाबू है डाउनवर्ड पाराबोला, ये अपवर्ड पाराबोला है जिसे हम लोग 1 से रिप्रेजेंट किया है। और इस फिगर में बाबू जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है बाबू, ये थर्ड, ये जो ग्राफ नंबर तीसरा आप देख रहे हैं जो अपवर्ड है, ये पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है। आपसे भी क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि दिए हुए ग्राफ में कौन कौन ऐसे ग्राफ है जो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, पहला ग्राफ और यहाँ से थर्ड ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ क्योंकि अपवर्ड है,
तीसरा ग्राफ यहाँ ये भी अपवार्ड है, और अपवार्ड ग्राफ हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, डाउनवार्ड ग्राफ हमेशा काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ, वो कौन कौन हो जाएगा बाबू? एक तो हो जाएगा मेरा फर्स्ट नंबर, और एक हो जाएगा मेरा यहाँ से थर्ड नंबर। तो जिस ऑप्शन में पहला और थर्ड था उस ऑप्शन को हमें टिक आउट करना था, है ना। तो ऐसे ही ऑप्शन बना के दिया था, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड। तो पहला और तीसरा ग्राफ यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी को। शायद आशा है मुझे कि आप लोग आज का क्लास बहुत अच्छा से समझे होंगे। यदि कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करेंगे। लेकिन एक बात, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, खुशी मिलता है बस। ओके बाय, आज के लिए इतना ही।